दोस्तों, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी अपने चांद को अपने साथ लिए सूर्य की परिक्रमा कर रही है। वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद वो ग्रह जिनके पास चांद है, वो अपने अपने चांद के साथ सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। और तो और हमारा सूरज भी अपने गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। हमारे सोलर सिस्टम मिल्की वे में लगभग 200 बिलियन तारे हैं, जो कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहा है। दोस्तों, भले ही हमारा सोलर सिस्टम यूनिवर्स का महज एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, लेकिन ये हम इंसानों के लिए किसी बड़े यूनिवर्स से कम नहीं है। इसकी वजह यह है कि आज तक कोई भी इंसान या फिर इंसानों द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम के बाहर अपना कदम नहीं रखा है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल हमारा सोलर सिस्टम ही कितना बड़ा है। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के विशाल आकार को समझने के लिए आप ये समझिए कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के बाद रॉकी प्लैनेट्स हैं, जिनमें से एक पर हम इंसान रहते हैं। जी हाँ, हमारी पृथ्वी एक रॉकी प्लैनेट है। इन रॉकी प्लैनेट्स के बाद एस्टेरॉयड की एक बेल्ट शुरू होती है। इस बेल्ट में बहुत एस्टेरॉयड मौजूद हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद 4 गैस जायंट्स मौजूद हैं हमारे सोलर सिस्टम में, यानी कि 4 रॉकी प्लैनेट्स और 4 गैस जॉइंट्स के बीच ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में ये इकलौता एस्टेरॉयड बेल्ट नहीं है। जी हाँ, गैस जॉइंट के बाद फिर से एक एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम में ढूंढा गया है, जिसे वैज्ञानिकों ने कुइपर बेल्ट का नाम दिया है। कुइपर बेल्ट के बाद सोलर सिस्टम के आखिरी छोर पर जो क्षेत्र है, उसे ऊर्ट क्लाउड कहा जाता है। यहां तक का सफर वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए वाइजर ने तय कर लिया है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि हमारे सोलर सिस्टम में बड़े बड़े ग्रहों के साथ एस्टेरॉयड बेल्ट भी हैं, जिनमें लाखों की संख्या में बड़े बड़े आकार के एस्टेरॉयड्स हैं। तो फिर वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट आखिर इन ग्रहों और एस्टेरॉयड्स से बचते हुए कैसे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं? दोस्तों, आज की टॉपिक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। आपने हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज तो एक ना एक बार जरूर ही देखी होगी। इन मूवीज में हमारी पृथ्वी से दूसरे ग्रह तक जाने के दौरान स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जिस तरह से ट्रैवल करते हैं, दरअसल मूवीज में इसे बेहद ही कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखाया जाता है, जबकि हकीकत में स्पेसक्राफ्ट के लिए स्पेस में ट्रैवल करना इतना कठिन नहीं होता है। जी हाँ, मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एस्टेरॉयड को सबसे पहले कब और किसके द्वारा खोजा गया था। दोस्तों, एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम ग्यूसेप पियाजी था। ग्यूसेप पियाजी ने ही सबसे पहले 1801 में 1000 किलोमीटर के डायमीटर वाले क्षुद्र ग्रह को देखा था, जो मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद था। पियाजी ने इसे सेरेस ग्रह का नाम दिया था। यहां पर मैं सेरेस को ग्रह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस एस्टेरॉयड को खोजने के बाद इसके आकार की वजह से इसे सबसे पहले ग्रह का दर्जा ही दिया गया था। लेकिन फिर 1802 तक हमारे सोलर सिस्टम में ढेर सारे एस्टेरॉयड ढूंढे गए, जिसके कारण इन सभी एस्टेरॉयड्स को शुरू में माइनर प्लैनेट्स का नाम दिया गया। लेकिन फिर जल्द ही इनकी संख्या हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच गई, और तब जाकर इनका नाम माइनर प्लैनेट से बदलकर एस्टेरॉयड रख दिया गया। एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह। दोस्तों, ये क्षुद्र ग्रह जिस रीजन में लोकेटेड थे, उनका नाम वैज्ञानिकों ने एस्टेरॉयड बेल्ट रखा। इसके बाद लगभग कुछ दशकों के बाद 1930 में फिर से एक नई एस्टेरॉयड बेल्ट की खोज हुई, जिसमें इस एस्टेरॉयड बेल्ट के एस्टेरॉयड्स के मुकाबले काफी बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स मौजूद थे। दोस्तों, ये एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी ग्रह नेपच्यून से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ था। 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक के फैलाव वाले इस एस्टेरॉयड बेल्ट को वैज्ञानिकों ने कुइपर बेल्ट का नाम दिया, जिसमें मौजूद लाखों एस्टेरॉयड्स लगातार सूरज को ऑन ऑर्बिट कर रहे थे। इसी कुइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़े ऑब्जेक्ट को 18 फरवरी 1923 में ढूंढा गया, जिसे आज हम सब प्लूटो के नाम से जानते हैं। जी हाँ, प्लूटो, जिसका डायमीटर 2376 किलोमीटर था, और उस वक्त इसके विशाल आकार की वजह से इसे ग्रह कहा जाता था। लेकिन फिर 2006 में हमारे सोलर सिस्टम के 9वें ग्रह के रूप में मौजूद प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और इसे क्षुद्र ग्रह की सूची में डाल दिया गया। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में 2 एस्टेरॉयड बेल्ट्स मौजूद हैं, जिनमें मौजूद एस्टेरॉयड्स का आकार 1 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। मुझे पता है कि इन एस्टेरॉयड्स के आकार को जानने के बाद बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स के साथ ही इतने बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स भी मौजूद हैं, तो फिर इंसानों द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट आखिर कैसे इन सब से बचते हुए कुइपर बेल्ट तक का सफर तय कर पाने में सक्षम है? दोस्तों, हम इस सवाल का जवाब बड़े ही सरल शब्दों में आपको देने वाले हैं। हमारी धरती आकार में बहुत ही बड़ी है,
और साथ ही आकार में इतनी बड़ी होने के साथ ये एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपने अक्ष पर घूमते हुए सूरज को भी ऑन ऑर्बिट करती है। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी पृथ्वी समय सीमा में बंध कर लगातार सूरज को ऑन ऑर्बिट करती है, ठीक उसी प्रकार बाकी ग्रह भी सूरज को ऑन ऑर्बिट करते हैं। अब आप बस इतना सोचिए कि ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा होगा। हम सभी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब रही बात एस्टेरॉइड्स या एस्टेरॉइड बेल्ट की, तो ये सब भी हमारे सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है और सोलर सिस्टम का हिस्सा होने के नाते इन पर भी बाकी ग्रहों की तरह सूरज के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से ये सभी भी अपने अपने पोजीशन से सूरज को ऑन ऑर्बिट करते हैं, वो भी बिना किसी दूसरे ऑन ऑब्जेक्ट से टकराए हुए। बड़े एस्टेरॉइड्स के आकार के विषय में वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले सभी एस्टेरॉइड छोटे आकार के ही रहे होंगे। समय के साथ साथ एक दूसरे से मिलकर इनमें से कुछ का आकार बेहद विशाल हो गया होगा। दोस्तों, एस्टेरॉइड बेल्ट में सबसे बड़े एस्टेरॉइड का नाम सेरेस है। नासा के एक मिशन के दौरान इसकी खोज हुई है। अब हम वापस से अपने उस सवाल पर आते हैं कि आखिर कैसे इतने बड़े बड़े ग्रहों तथा एस्टेरॉइड्स को बिना छुए स्पेसक्राफ्ट आखिर कैसे स्पेस में सेफली ट्रैवल कर रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए ढेरों स्पेसक्राफ्ट्स में से सबसे ज्यादा दूरी वाइजर 1 और वाइजर 2 ने ही तय की है, जो लगातार सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों तथा उसके चांद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वाइजर 1 और वाइजर 2 आज भी सोलर सिस्टम में गैस जॉइंट प्लैनेट्स के चक्कर लगा रहे हैं। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को नासा द्वारा बनाया गया है, जो अलग अलग टाइम पर लॉन्च हुए थे। इनका मुख्य उद्देश्य सोलर सिस्टम को बाहर से जानना और आउटर प्लैनेट्स की जानकारी को इकट्ठा करना है। आपको बता दें कि 20 अगस्त 1977 को वाइजर 2 को लॉन्च किया गया था और इसी साल 5 सितंबर के दिन वाइजर 1 को भी लॉन्च किया गया था। उस दौरान वैज्ञानिकों को यह लग रहा था कि वाइजर 1 और वाइजर 2 5 साल के भीतर ही पृथ्वी पर डाटा भेजना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स आज भी अपने मिशन पर लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक कई वैल्यूएबल डाटा इन स्पेसक्राफ्ट्स में नासा तक पहुंचाई है। दोस्तों, वाइजर 2 तो 1989 में ही कुइपर बेल्ट में पहुंच चुका था और आज की तारीख में ये हमारी पृथ्वी से 133 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है, जो कुइपर बेल्ट के बाद है। जी हाँ, कुइपर बेल्ट के बाद वाले हिस्से ओर्ट क्लाउड में। चलिए, हम अपने जवाब के नजदीक पहुंच गए हैं कि आखिर कैसे स्पेसक्राफ्ट बिना एस्टेरॉइड्स से टकराए हमारे सोलर सिस्टम में इतनी दूरी तक पहुंच गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हॉलीवुड मूवीज में स्पेस ट्रैवल को काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया जाता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद एक एस्टेरॉइड से दूसरे एस्टेरॉइड के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर के बीच की होती है। इतना बड़ा गैप आपको ये समझाने के लिए काफी है कि क्यों एस्टेरॉइड से बचते हुए स्पेसक्राफ्ट लगातार आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, कुछ एस्टेरॉइड के बीच की दूरी तो 10,000 किलोमीटर से भी अधिक की होती है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट का किसी एस्टेरॉइड से टकराव होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि यदि कोई एस्टेरॉइड स्पेसक्राफ्ट के सामने आ जाए तो फिर क्या होगा? दोस्तों, इसका जवाब भी बेहद सरल है। जी हाँ, आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। इस तरक्की का उदाहरण ये है कि हमारे स्पेसक्राफ्ट अलग अलग के सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिसकी मदद से वैज्ञानिक रियल टाइम पर स्पेसक्राफ्ट के मूविंग स्पीड और डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। फिर उसी आधार पर ऑटोमेटिक या मैनुअल तरीके से स्पेसक्राफ्ट के डायरेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस करके इसे स्पेस में होने वाले खतरे से बचा लेते हैं। दोस्तों, अब जब बात टेक्नोलॉजी की शुरू हो गई है तो चलिए स्पेसक्राफ्ट की कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। दोस्तों, किसी भी स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉइड से बचाते हुए आगे ले जाने में नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम काफी मदद करता है। ये स्पेसक्राफ्ट का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसके अंदर स्पेसक्राफ्ट के बहुत सारे सेंसर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, साथ ही कई तरह के सॉफ्टवेयर भी इसमें लगे होते हैं, जिसकी सहायता से स्पेसक्राफ्ट के पोजीशन, स्पीड और डायरेक्शन को रियल टाइम में ऑब्जर्व किया जाता है। इसके सेंसर की वजह से स्पेसक्राफ्ट में होने वाले प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रिडिक्ट करके उसकी ट्रांजैक्टरी को टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है और इसी प्रक्रिया की वजह से स्पेस में मौजूद क्षुद्र ग्रह और दूसरे ऑब्जेक्ट्स से स्पेसक्राफ्ट खुद को बचा लेता है। इसमें इंपॉर्टेंट सेंसर है जिसे स्टार ट्रैक कहते हैं। इसका काम स्टार्स के पोजीशन को लॉकेट और ट्रैक करना है। ये सेंसर अपना काम स्टार चार्ट से करता है और इस दौरान अगर इसे कोई भी चेंजेस नजर आते हैं तो ये स्पेसक्राफ्ट के डायरेक्शन को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। इस सेंसर की मदद से स्पेसक्राफ्ट स्पेस में इजीली ट्रैवल कर पाता है।
स्टार ट्रेक के अलावा लेजर रेंज फाइंडर नाम का एक सेंसर भी इसमें मौजूद होता है, जो स्पेसक्राफ्ट के कुछ दूरी पर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। ये स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को मेजर करता है, और अगर डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का पता चलता है तो ये नेसेसरी एडजस्टमेंट के लिए स्पेसक्राफ्ट को कमांड कर देता है। नंबर 2, ट्रांजैक्टरी प्लानिंग। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने से पहले वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट की ट्रांजैक्टरी प्लानिंग करते हैं। इसके तहत स्पेसक्राफ्ट के मॉडल का एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया जाता है, जिसकी सहायता से स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा इसका पता लगाया जाता है। ट्रांजैक्टरी प्लानिंग के जरिए उन्हें क्षुद्र ग्रह और अन्य ऑब्जेक्ट्स का पता चलता है। इस प्रक्रिया के बाद ही स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। ट्रांजैक्टरी प्लानिंग में एक कॉमन मेथड यूज होता है, जिसे ग्रेविटी असिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस मेथड के जरिए वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्शन और स्पीड देते हैं, जो कि उन्हें दूसरे प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज की ग्रेविटी से मिलती है। इस सेंसर के इस्तेमाल से स्पेसक्राफ्ट कुइपर बेल्ट में एक निश्चित पार्ट को सेलेक्ट करके ग्रेविटी के साथ तेजी से आगे निकल जाता है। नंबर 3, मैनुअल नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। दोस्तों, ट्रांजैक्टरी प्लानिंग के बाद भी स्पेसक्राफ्ट का एस्टेरॉइड से टकराने का खतरा बना रहता है, और इस खतरे को मैनुअल नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम के जरिए दूर किया जाता है। इसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट के स्पीड और डायरेक्शन को आसानी से चेंज किया जाता है, जिस वजह से ये स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड से बचकर आगे निकल जाता है। किसी भी टकराव से बचने के लिए इस सिस्टम में एक खास तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के डायरेक्शन को एकदम से बदल दिया जाता है, ताकि वो उसे डेंजरस जोन से अलग हो जाए, जहां पर किसी ऑब्जेक्ट से टकराव होने का खतरा बना हो। कई बार तो इस सेंसर को पूरी कमांड मिली होती है, जिसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके स्पेसक्राफ्ट के रूट को ऑटोमेटिकली बदल देता है। तो दोस्तों, इन सभी तरह के टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों को एश्योर करते हैं कि सोलर सिस्टम में जो स्पेसक्राफ्ट है वो सेफली अपना काम कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को जानकर आपको समझ आ ही गया होगा कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए हमारे सोलर सिस्टम या किसी प्लेनेट को एक्सप्लोर करना कितना चैलेंजिंग काम है। हालांकि हाई एडवांस्ड नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम, ट्रांजैक्टरी प्लानिंग तथा अन्य टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए निरंतर अपने काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ये टास्क भले ही चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी हमारे स्पेसक्राफ्ट लगातार स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना योगदान दे रहे हैं। ओवरऑल हमारे वैज्ञानिक स्पेस को एक्सप्लोर करने में काफी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।